जाती है तो आंसर नॉलेज विथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं ताकि हमें शब्दों का ज्ञान हो जाए, कितने शब्द कहाँ हैं, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना चाहिए। इससे आंसर राइटिंग बेस्ट होती है। इसमें हिस्ट्री में पहला चैप्टर है क्या, कब और कैसे। तो क्या, कब और कैसे में हम पहला यहाँ पे एक रसीदा नाम की बच्ची है जिसका सवाल आता है एनसीईआरटी 6 के अंतर्गत की रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, यानी 9 साल पहले। ऐसा एक टाइटल उसको पढ़ने को मिलता है कि वह सोचने लगती है क्या कोई कैसे जान सकता है कि 9 साल पहले क्या हुआ था। ऐसा जब सवाल मन में आता है तो हमारे पास कई सारे विचार आते हैं। जब इतनी छोटी क्लास में हम ये सब चीज़ें बहुत गौर के साथ पढ़ते हैं तो हमारी समझदारी बहुत बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग आती है और हमारे पास चिंतन तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें पहले इसमें आता है कैसे पता लगाएं। पूछा कैसे पता लगाएं, तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। यानी इसके लिए हम ये क्या कहते हैं, जैसे हमें कोई जानना होता है कल क्या हुआ था, उसके लिए हम रेडियो पढ़ते हैं या फिर इसके अलावा और भी काम करते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने के साथ साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसने उस समय की याददाश्त हो उसके पास। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह जानने कैसे, ऐसा क्वेश्चन उसके मन में आता है जो हमारी किताब की यानी इस पहले चैप्टर के थीम के रूप में उभर के आ रहा है। इसमें क्या आता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे। ऐसे क्वेश्चनों का हम जानने के लिए अतीत के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, लोग कहाँ रहते थे। पहले के समय में आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री तो पता ही है लोग कहाँ रहते, जंगलों में रहते थे। इसमें एक चित्र भी दर्शाया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है बच्चों से कि नर्मदा नदी का पता लगा, नर्मदा नदी है कहाँ। यानी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रहा करते थे जहाँ नर्मदा नदी थी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे जिनसे उनका भोजन तैयार होता था। इसके आगे आता है कि क्वेश्चन कर रहा है कि अब तुम यह पता लगाओ कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियां कहाँ हैं। फिर बताता है कि यदि आप जो पता लगा लेते हो तो इसके बाद इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपाजाना आरंभ हुआ था। उन्होंने भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अन्य जितने भी पशु पालतू यानी पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया था। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व के गारों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए और ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र यानी कह रहा है कि जैसे कि आपका उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं, उनकी जानकारी हासिल होगी ये कहाँ थी। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यानी मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के आसपास, गारो के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे बता रहा है सुलेमान और किरथार, यहाँ पे जैसे आपसे कहा था वो सभी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, यहाँ पे नर्मदा नदी भी दे रखी है कि जहाँ पे शुरुआती में मनुष्य ज्यादा रहा करते थे। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जब आती है तो आंसर राइटिंग के लिए शब्दों का मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे शब्द मिला, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। कहाँ उपजाया गया था,
गारो तथा भारत के मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर उगाया गया था, उनका पता लगाना है। ये सभी चीज़ें ही व्यक्ति को मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग को जन्म देती हैं, जो बहुत पहले 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो इसलिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे अगला क्वेश्चन आता है कि आप मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें कहा गया सिंधु नदी आपकी और इसकी जो सहायक नदियां हैं इतनी सारी, इन सभी नदियों का पता लगाने के लिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इनका पता लगाने के साथ साथ फिर इसके आगे कहता है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, यानी बता रहा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हो चुका था। एक्चुअली में जब इसमें यह बताया जा रहा है कि सहायक नदियों किनारे लोग इतने वर्ष पूर्व रहने लगे थे, ज्यादातर लोग ऐसे ही जगह रहते थे जहां पानी की सुविधा आसानी से हो सके, पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। इतने नहीं कि आप बहुत दूर रहते हो, आपके पास पानी का एक बूंद भी या फिर कुछ जलाशय नहीं है, तो इससे बहुत नुकसान होता था। इसके आगे कह रहा है कि आप गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ, यानी गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन है उसका पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, कहलाता था। यानी बता रहा है कि जो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन थी उसके आसपास का जो एरिया था वह प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता। जो आपने जनपद पढ़े होंगे उसमें मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, मजबूत जनपद था, जो कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, हर्यक वंश से लेकर के यहाँ तक जैसे कि आपका मौर्य वंश, शेषनाग, सही कई वंश आते हैं, ये बहुत शक्तिशाली हुए। यह एक विशाल राज्य स्थापित किया गया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई, यानी ऐसे अन्य कई हिस्से थे जहाँ पे पानी की सुविधा होती थी, उपलब्ध आसानी से हो जाता था, वहाँ पे कई ऐसे देशों का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, वहाँ पे लोग रहने लगे। लोगों ने, यहाँ पे आगे कह रहा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। फिर आगे कहता है, ये क्वेश्चन करता है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी पूछ रहा है कि आज लोग जो हैं, आज के समय लोग यात्राएं क्यों कर रहे हैं। एक बार फिर कह रहा है कि एक बार फिर मानचित्र वन में देखो और पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्र, इन उपमहाद्वीपों की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि एक बार आप फिर मानचित्र में देखिए और बताइए कि आप देखिए इसमें कि पहाड़ियां जो हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी जो पहाड़ियां होती हैं वो प्रकृति सीमा का निर्माण करती है, पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं। हालांकि लोगों के इन लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छूकर तथा इस गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन में हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे।
अब बात आती है अपने देश का नाम, ये देश का नाम क्या है। कितनी बेसिक बात बताई जा रही है, कितना मतलब गहराई से समझाया जा रहा है, बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज में। अपने देश के लिए प्राय इंडिया यानी भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकाला है। अब ये हमारे लिए शब्द मिलता है, इंडिया के बारे में लिखना पड़े यदि तो हमारे लिए शब्द मिलता है विथ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी जो इंडिया का ये इंडस है जिसे सिंधु कहा जाता है, यह अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ये कह रहे हैं कि अपने एटलस यानी हमारा जो ग्लोब है उसमें ईरान और यूनान का पता लगाओ, जो लगभग 2500 यानी 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। क्या कहा उन्होंने, यानी आने वाले जो प्राचीन उत्तर पश्चिम से जो ये ईरान और ईरानी और यूनानी आते थे, वो सिंधु को, हमारे यहाँ पर जो सिंधु नदी थी उसको हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तभी भारत नाम का प्रयोग, जो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। यानी यहाँ पे जो संस्कृत की आरंभिक है, शुरुआत है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, वहाँ लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद, यहाँ पे क्या है, कृति ऋग्वेद में भी मिलता है कि बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। यानी जो संस्कृत में इंडिका है इसका प्रयोग विदेश के लिए होने लगा था। इसके पहले यहाँ पे कह रहा ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपियों का पृष्ठ, यानी यह क्या होता है ये भी यहाँ पे समझाया गया है। तो यह पांडुलिपियां लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और एक साथ बांधने के बाद भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ हम देख सकते हैं। ये भी दिखाया गया कि यहाँ पे एक पांडुलिपि जो है, यह पांडुलिपि है भुर्ज पेड़, यानी भुर्ज एक पेड़ होता है उसकी छाल से बनी यह पांडुलिपि है। ऐसे ही पांडुलिपियां पहले पत्तों के काट करके बनाई जाती थी, जिसमें लिखे जाते थे पहले के वेद जो लिखे गए थे सभी लिखे जाते थे। पहले आधुनिक कागज प्रयुक्त नहीं था। इसके बारे में आगे कहता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने, यानी मैं क्वेश्चन कर रहा है कि हम अतीत को कैसे पहचाने, हमारा अतीत क्या कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये यहाँ पे ये बता रहा पांडुलिपि एक्चुअली में होती क्या है। तो पांडुलिपि वह पुस्तकें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, हाथ से लिखा जाता है, इस कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट है। क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो शब्द लैटिन भाषा के मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। कितनी बेहतर कंसेप्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताया जा रहा। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़, यानी हिमालय क्षेत्र में अधिकतर उगने वाला भुर्ज पेड़ था, पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये पत्र होते इनको भोजपत्र के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार की हमारी पांडुलिपियां होती थी। आगे बताया है कि इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब जो कागज होता है आज के समय में एक कीड़ा होता है जिसको ध्यान के नाम से जानते हैं, किताबों को खा जाता है, वैसे ही कई कीड़ों ने इस पांडुलिपियों को खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, जो प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों से प्राप्त होती हैं। बिहारों यानी यहाँ मठ होते हैं, बिहार के जो बौद्ध धर्म वाले मठ होते हैं वहां से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोग यूज किया करते थे। प्राकृत के बाद पाली भाषा आती है।
आम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर, यानी यहाँ पे बता रहा हम अपने अतीत को जानने के लिए आम अभिलेखों, साधारण लेखों का, पत्थरों का, जैसे अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लिखे गए मिलते हैं, यानी वहाँ पे जो लिखे गए तथ्य हैं उनके द्वारा हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने अतीत को पहचान सकते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी उत्कीर्ण मतलब खुरदरा करवा देना, खोद खोद के लिखवा देना, दबा के लिखना, तो उनका पालन कर सके, यानी ऐसे लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। जैसे हमारे वर्तमान समय में रोडों के किनारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, किस साइड लेफ्ट है, किस साइड राइट टर्न लेना है, कहाँ कैसा एरिया है, ये सभी के बारे में। सेम वैसे ही अपने आदेशों को पढ़ने लिखने उनका पालन करने के लिए उत्कीर्ण करवाया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं या रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में प्राय शासकों ने लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा तैयार किया था। यहाँ पे एक बात आती है कि लगभग 2000 यानी 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो आपको देख पा रहे हैं, ये अभिलेख आपका ये 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक इस शासक के विषय में कुछ अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे, यानी आगे जो आने वाला चैप्टर है उस पे पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे जो क्या एक लड़की का सवाल था उसको डिफिनेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं तो हम लोग देवनागरी लिपि अपनाते हैं, जो हिंदी में यूज होने वाली बहुत अच्छी लिपि है, जो पूरे विश्व व्याप्त बहुत प्रसिद्ध प्रचलित लिपि मानी जाती है, अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों का भाषाओं से बनी हुई है। यानी इसके अंदर जो लेख लिखे हुए हैं ये लेख यूनानी और अरामेइक नामक दो लिपियों से संग्रहित हैं, यानी मिले हुए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन कहा जा रहा है इस लड़के से कि तो फिर कहा जा रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ होते हैं, ऐसा करवाने से क्या कठिनाइयां आती हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। कितना समझदारी क्वेश्चन है, यदि आप इतना समझ में आए तो आप तो ये नॉर्मल लैंग्वेज का सवाल है, नॉर्मल हमारा यूज होने वाले सवाल ऐसा है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम इसको आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या तुम यह बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ होते हैं और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद जवाब आता है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। यानी यहाँ पे कह रहा है जो पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जिनमें खुरदरा चीज या फिर कोई पत्थरों पर लिखी चीज होती थी उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, उसको कहते थे पुरातात्विद कहा जाता था। यह कितना इंपॉर्टेंट, पुरातात्विद कहा जाता था। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषण आदि का अध्ययन किया करते थे तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इसमें वे कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी, ऐसी चीजें उन्हें मिलती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे, जो बहुत पुराने समय के पश्चात किसी खुदाई के साथ आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, कहा भी गया है कि नीचे आपको देख पा रहे होंगे इमेजेस कुछ दिख रही हैं जो खुदाई से या फिर नॉर्मल प्राप्त हुई हैं। इसमें इसके साइड में यह भी बताया गया है कि बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। यानी ये जो पात्र है, पात्र यानी ये बर्तन है, ये कहाँ बाएं नगर प्राचीन यानी बहुत पुराने नगर से प्राप्त एक पात्र का प्रयोग है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग हुआ था, ऐसा माना जाता है। दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है
और इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जा रहा है, यानी होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कितना भिन्न दिखता है, आप देख पा रहे होंगे यह सिक्का कितना भिन्न दिखाई दे रहा है हमारे प्राचीन जो वर्तमान में सिक्का यूज करते हैं उसकी अपेक्षा। पहले तो सिक्के आप तो अभी लगभग आज से देखा जाए तो 20 साल पहले आपने कुछ सिक्के ऐसे एक वर्गाकार या रेक्टेंगल के रूप में, राउंडेड रेक्टेंगल के रूप में देखे होंगे, पर अब ऐसे सिक्के नहीं आते। अब ओवल के रूप में सिक्के आ रहे हैं, जो पहले कई अन्य धातुओं से बनाए जाते थे, जो कि अब अन्य धातुओं से नहीं बनाए जाते। अब इसके बाद देखते हैं पुरातात्विक जानवरों, यानी आगे क्या कहते हैं कि पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्योंकि हड्डियां जल्दी नष्ट नहीं होती, इसलिए हड्डियां वगैरह मिलती हैं चिड़ियों तथा पक्षियों की, जानवरों की, तो यह पता चलता है कि वहां पे लोग क्या खाते थे। और यदि घर के अंदर पता चलता है तो यह पता चलता है कि जानवर निवास के उनको पालते कौन से जानवर थे, कौन से जानवर खाते थे। बाहर यदि मिलती है कहीं आसपास के एरिया में तो यह पता चलता है कौन से जानवर इसके आसपास निवास करते थे, रहते थे। साथ ही वनस्पतियों के अवशेषों को बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, वनस्पतियां तुरंत आपकी मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, क्योंकि उनमें जो लकड़ी खाने वाले जानवर होते हैं, दियार होता है, वो नहीं उसको नुकसान कर पाता, क्योंकि राख के रूप में जब कोई वस्तु हो जाती है उसको नुकसान करना संभव नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी एक ऐसा ख्याल आता है मन में, क्या ऐसे जो बहुधा कपड़े होते हैं वो मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों और लेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है, कहाँ से यह हुआ होगा, कैसा रहा होगा, तो उसके इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये कहते हैं कि क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, आकलन करते हैं, तर्क रखते हैं, अनुमान लगाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह काम करते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मन में आता है, क्या अतीत एक होगा या कई सारे होंगे। तो इसके आगे कहा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया, यानी अभी हमने पढ़ा क्या, कब, कैसे। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है, यानी अतीत का प्रयोग जो अतीत शब्द इसमें यूज किया गया वह एक वचन के लिए नहीं, यानी केवल एक के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए किया गया है, बहुवचन के रूप में किया गया है। और इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया, यानी कि हम जो आप चैप्टर का जो नेम है वो अतीत है, यानी हमारे अतीत बुक का नेम है क्लास 6 की, यानी इसलिए कहा जाए शीर्षक आपने नहीं देखा, यानी अतीत शब्द का यूज इसमें पूरे बहुवचन के रूप में किया गया है कि अलग अलग